हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का आंसू जी के ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे थे रीजनिंग टेस्ट पेपर की सीरीज और उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के कुछ 20 आईएमपी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज फिर से आपके सामने में लेकर हाजिर हूं राजस्थान पुलिस और पटवारी परीक्षाओं के लिए 20 आईएमपी क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट। तो इस टेस्ट पेपर को आप पहले दिन टेलीग्राम से डाउनलोड किया करो, आंसू जी के ट्रिक पर टेलीग्राम चैनल से, और वहां से इसकी प्रैक्टिस लगाया करो। फिर अगले दिन 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ा करो। रोजाना शाम को 8 बजे हम इसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर होते हैं। कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस को आपको बेनिफिशियल चीजें उनमें से निकाल कर आपको समझाई जाएं, जिससे कि आपको ज्यादा उनका बेनिफिट मिले। तो हम उनकी चर्चा करते हैं यहाँ अगली 20-30 मिनट में हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो वो 20 आईएमपी क्वेश्चंस कौन से हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपका था वो है कि दी गई आकृति में कितनी सतह हैं। दिल्ली पुलिस 7 दिसंबर 2017 की एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग की छोटी सी बात है। मुख आकृति गिनना, सरफेस गिनना, या कई बार आपसे ठोस आकृति गिनवाता है, कई बार त्रिभुज गिनवाता है, वर्ग गिनवाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो यहां पे आपको गिननी थी कि दी गई आकृति में कितनी सतह हैं। तो कमेंट करते रहे मुझे। आपके कुछ लोगों के जवाब आ गए हैं, फटाक फटाक से उनके जवाब। बहुत आसान है, हम इसको बाहर कर लेते हैं, यहां पर इसे लगा लेते हैं। देखिए इसमें नीचे एक सरफेस है, नीचे वाली, एक आपके सामने फ्रंट वाली है, एक बैक वाली है, एक साइड वाली है, राइट और लेफ्ट में 2 हैं और 2 ऊपर हैं। यूं देखिए झोपड़ी के ऊपर ऐसे होता है, आप तो उससे देख सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और इधर एक ऊपर की तरफ। तो 2 ऊपर हैं, 2 साइडों में हैं और 2 एक फ्रंट और बैक में है, 6 और 7वीं नीचे है। तो इसमें टोटल सरफेस कितनी है? 7 सरफेस हैं। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया है। तो कमेंट में बने रहें, वीडियो के शुरू से लास्ट तक आप देखते रहें। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, आपके लिए बहुत मेहनत से हम इन क्वेश्चंस को लगा के यहां तक लाते हैं। कोशिश करते हैं कि आप में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिले। नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी को क्वेश्चंस के माध्यम से वो लगा पाएं, अपने आप को जज कर पाएं कि हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं और उनमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज भी आपके पास नहीं आएंगे, तो इनसे मिलते जुलते बातें भी यदि क्वेश्चन पेपर में होंगी तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो टेस्ट देने का ये फायदा होता है कि आपके जो छोटे मोटे ब्लॉकेज रह गए हैं वो टाइम से निकल जाएंगे। एक आध टॉपिक में आपको कुछ समस्या है, कुछ प्रश्नों को यहां अच्छे से समझाया जाता है, कुछ प्रश्नों को आप अच्छे से करना जानते हैं। इसी प्रकार से आप नौकरी के और करीब चले जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक घड़ी की सुइयों के मध्य कौन से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एग्जामिनर आजकल करता क्या है, नीचे कोण को भी देखिए उसने रेडियन में लिखा है। कोण डिग्री में लिखा हो, कौन रेडियन में लिखा हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार से वो आपको कंफ्यूजन कर देता है। कुछ बच्चे जो रेडियन के बारे में अनभिज्ञ होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, चाहे से उनको कौन निकालना आता हो। तो चलिए बात करते हैं। घड़ी में 7:20 पर एक घड़ी की सुइयों के बीच रेडियन में कोण है। तो पहले तो कोण कैलकुलेट करते हैं। कोण ज्ञात करने का डायरेक्ट तरीका भी होता है, घड़ी पे भी आप देख सकते हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि 7:20 का कोण यदि निकालें तो आप नोट कर लें। यदि किसी को कोण निकालने में समस्या होती है तो एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान कर लें। आवर वाली स्थिति को 30 से मल्टीप्लाई कर दें एंड मिनट वाली स्थिति को 11/2 से गुणा कर दें, 11/2 से गुणा कर दें। और इनका अंतर समझ गए होंगे, बड़े में से छोटा घटा लें, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा, इनका डिफरेंस कर ले। वो घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को इंगित करेगा। तो चलिए आवर की स्थिति है 7 यानी 7 घंटे वाली सुई की स्थिति 7 पर, और इसे 7 × 30 कर ले। और मिनट वाली स्थिति 20, तो मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 20
गुणा 11/2 कर लें। यहां से सोल्व करेंगे तो ये 7 × 21 210 होगा। यहां से इसे काटेंगे 10, ये 110 होगा। दोनों को घटा लें तो आप कहेंगे कि इनका जो अंतर आएगा वो 100 डिग्री आएगा। ये दोनों सुइयों के बीच का कोण आ गया। और दूसरी साइड से देखेंगे, कई बार दो सुइयां होती हैं, कुछ लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि इधर से 100 डिग्री बनेगा सर, तो बाहर से कितना बनेगा। 360 डिग्री का पूरा घेरा होता है। 360 डिग्री में से यदि मान लो अंदर की तरफ 100 डिग्री बन गया तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा वो 260 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछा हो तो आपको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, तो यहां से 100 डिग्री आपका राइट आंसर होता। अब 100 डिग्री आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऑप्शन जो है वो रेडियन में दिए हुए हैं। तो करना क्या है, रेडियन में किसी भी कोण को बदलने के लिए π/180 से गुणा किया जाता है, यानी पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप यहां पर पाई का मान 180 चिपका के भी कर सकते हैं। यदि आप 5 π/9 है, पाई की जगह 180 भी पुट करते, 180 पुट करते तो भी आपको लग जाता कि 100। किसी को बदलने में दिक्कत हो तो जहां जहां पाई दिख रही है उस पाई की जगह 180 रिप्लेस कर दे। 180 को जैसे ही पाई की जगह पुट करेंगे, सोल्व कर ले, उनकी डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। बाकी डिग्री को कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से गुणा करके बदला जाता है। ये उनका मूल तरीका है, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। तो इसे आप कहेंगे 5π/9। तो जभी भी आपके पास डिग्री से रिलेटेड मामला आए, दोनों सुइयों के बीच में घड़ी में कोण बनने का जुगाड़ आपसे पूछा जाए, तो आपको करना यह है, आवर्स की स्थिति को 30 से मल्टीप्लाई करना है और मिनट्स की स्थिति को 11/2 से गुणा करना है। उनका जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसको ही आप उनके बीच की डिग्री का कोण मान लें। उस कोण के बाहरी कोण और इंटरनल दोनों तरफ के जो एंगल्स बनते हैं वो आप सोचना, देख सकते हैं कि 360 में से इसे घटा के बाहरी साइड का भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको छोटे वाली डिस्टेंस को उत्तर बताना है। घड़ी का चैप्टर जब भी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे वहां पे इन चीजों पे बारीकी से अध्ययन करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे वहां पर। अभी टेस्ट पेपर है और उनको हम समझ रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन से जरूरी चीजें होती हैं वो मैं इनके साथ में बोलता चलूंगा, जिससे आपकी तैयारी के साथ साथ 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस हो सके। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड चीजें हैं और पिछले 1-2 साल में कुछ ऐसी सिमेट्रिकल चीजें भी आपसे पूछी गई हैं, सममिति से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममितियां दोनों की रेखाएं हैं? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। देखिए, ऊर्ध्वाधर कहते हैं कि खड़ी और क्षैतिज होती है यूं लेटी हुई, ये क्षैतिज होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है। यहां बात कर रहा है सिमेट्री की, सममिति की। देखिए सममिति क्या होती है, किसी भी आप आकृति में या किसी भी अक्षर के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे, ऊर्ध्वाधर सममिति की बात कर रहा हूं, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचे तो उसको 2 दर्पण प्रतिबिंबों में विभाजित कर दे, 2 समान दर्पण प्रतिबिंबों में विभाजित कर दे, या उन दोनों को बीच में से पलटे तो पूरी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो। जैसे मान लो आपके पास में ये दोनों हाथ हैं, यदि ये दोनों हाथ आपस में पलटे जाएं तो पूरा ढकेंगे दूसरे वाले को पूरा, तो ये दोनों सिमेट्रिकल सेम है, ऊर्ध्वाधर सिमेट्री इनमें सेम है। तो यहां ऊर्ध्वाधर सममिति समान है। आप इस गोले में देखेंगे, यदि मैं इसमें क्षैतिज लाइन खींचूं तो भी इसे पलटेंगे तो पूरा ढकेगा। ये इसका बिल्कुल जल प्रतिबिंब है ऐसे। तो जिनका जल प्रतिबिंब समान होता है, ऐसे समझ सकते हैं, जिनका जल प्रतिबिंब समान होता है उन अक्षरों के अंदर क्षैतिज सममिति पाई जाती है, और जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है, दर्पण प्रतिबिंब समान होता है, उसमें ऊर्ध्वाधर सममिति समान पाई जाती है। प्रश्न कह रहा था कि कौन सी सिमेट्री इनमें समान है, तो देखिए एक्स के अंदर दोनों सिमेट्री हैं,
x के अंदर यूं आप दर्पण लगाएंगे 20 से करेंगे तो भी एक दूसरे पे पूरा पूरा अध्यारोपित होगा पलट के, और यूं भी आप लाइन खींचेंगे तो भी पूरा होगा। तो सिमेट्री समझ पाए होंगे। जो सममिति होती है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रकार की होती है। ऊर्ध्वाधर सिमेट्री जो होती है उसका मतलब होता है कि उसके बीचों बीच से आप एक लाइन खींचें तो उसको दो ऐसे पार्टों में विभक्त करें जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढकते हो। जैसे कोई आपको यहां पे एक्स वाई ना देकर कुछ आकृतियों के नाम भी दे सकता है। कुछ एग्जाम में आकृतियों के नाम भी आपसे दिया है। आकृतियों के नाम कैसे? आपको कह दिया कि आयत के बारे में कह दिया कि इसमें किस प्रकार की सिमेट्री है, तो आप कहेंगे सर इसमें ऊर्ध्वाधर सममिति भी है, बीच में एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे तो दो पार्ट ऐसे बनेंगे जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे, और इसमें क्षैतिज भी है। आयत में दोनों प्रकार की सिमेट्री होती है। किसी ने आपको कह दिया शंकु, ये है शंकु, जोकर की टोपी की तरह, इसमें कौन सी सिमेट्री है? तो शंकु के अंदर कौन सी सिमेट्री है? तो आप ये कहेंगे सर ऊर्ध्वाधर तो इसका बिल्कुल दो टुकड़े होंगे, वो एक दूसरे को ढकेंगे ऐसे चित्र में, लेकिन क्षैतिज नहीं है। तो इसमें केवल ऊर्ध्वाधर है और इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सिमेट्री हैं। तो यहां से जल और दर्पण दोनों में सेम दिखने वाला चीज होगी, उसमें दोनों सिमेट्री होंगी। तो X इज द राइट आंसर 3rd नंबर के क्वेश्चन का। सीटेट जुलाई 2019 वाले पेपर में ये पूछा था। सीटेट वगैरह के अंदर सिमेट्री सिलेबस में शामिल होती है। आपके सिलेबस में दर्पण जल है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परीक्षा वाला बहुत बार कुछ नई चीजें आपके लिए निकाल के लाता है, एक आध क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत छोटी बात है, छोटी से समझने की बात है। एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन ने कहा है काटना कितनी बार होगा। फटाक से कमेंट कर दीजिए धड़ाधड़, क्या जवाब होना चाहिए, इसे काटा कितनी बार जाएगा। बहुत सारे लोग सही जवाब कर रहे हैं, ध्यान दें। कुछ लोग फटाक से बताएं कि 4 सेंटीमीटर का ठोस घन है। यदि वीडियो पसंद आए आपको तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक तो अवश्य करके जाएं यदि आपको इन चीजों को समझने में आसानी हो रही है और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप हुई है। पिछले 2-4 दिन से आप मेरे साथ बिता रहे हैं तो आपकी जो रीजनिंग का कॉन्फिडेंस है वो आपका बड़ा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करके जाएं। चलिए, एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से, पहले मैं चित्र से समझा देता हूं। आपके पास कोई भी एक बड़ा घन है, ये एक बड़ा घन है, इसे हमें काटना है, इसे काटेंगे। अब 4 सेंटीमीटर कोई भुजा है तो उसे 2 सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। मान लो ये पेन है और इसके आपको 4 सेंटीमीटर है, इसे 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटना है। तो आप कहेंगे सर बीच में से एक कट लगा दीजिए, एक बार काटने से इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। काटने की बात कर रहा हूं, टुकड़े 2 काटना 1, तो आप इसको एक बार यूं काट देंगे, यूं पूरे को एक बार काट दिया। ठोस है ये तो यूं एक बार काट दिया आपने लंबाई को, एक बार काट दिया आपने ऐसे चौड़ाई को, यूं काट दिया, और यूं एक बार ऊंचाई को आपने काट दिया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को एक एक बार काटना पड़ेगा। एक बार कटा है ये पूरा, यूं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीनों तरफ से आपने काट दिया, और एक एक बार काटने से ही 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हो जाएंगे। ये छोटे जो टुकड़े हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के हो गए। तो आपसे ये पूछा था कि 4 सेंटीमीटर के ठोस घन को 2 सेंटीमीटर टुकड़ों में कि छोटे घन प्राप्त करने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को बराबर हिस्सों में काटना पड़ेगा, और वो कितनी बार काटना पड़ेगा ये पूछा था। तो आपका उत्तर होता 3 बार। तो बता सकते थे, आसान सी बात थी। यहां बड़े आंकड़े हों तो आप ऐसे भाग लगा के देख लें। 4 में 2 का भाग लगाया तो ये टुकड़े हो गए 2। तो आप कहते हैं कि 2 टुकड़े, यहां पे बड़ा भी हो सकता है, 16, 20, 50 इस प्रकार के नंबर भी हो सकते हैं। तो 4 में 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े काटेंगे तो 2 टुकड़े कटेंगे। काटना पूछा है तो आप ये कहेंगे, जब भी काटना पूछा जाए तो आप कहेंगे लंबाई इससे 1 कम कटेगी, टुकड़े जितने होते हैं उससे 1 कम कटेगी। तो लंबाई को एक बार काटना पड़ेगा,
चौड़ाई को एक बार काटना पड़ेगा और ऊंचाई को एक बार काटना पड़ेगा। ये काटने की बात हो और इसे काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3 बार। तो ये एक छोटी सी बात थी, जेल प्रहरी राजस्थान पुलिस के पेपर में ही प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से लगाइए, कई बार इन वर्डों को नहीं जानते हैं तो इनका उत्तर आप सही से नहीं लगा पाते हैं। 5वें क्वेश्चन का उत्तर फटाक से कमेंट कीजिए मुझे। पूरा फाइनली स्कोर भी मुझे आप लास्ट में, जो वीडियो के लाइव चैट नहीं, लाइव चैट से अलग हटके, क्योंकि लाइव चैट के आप जितने भी सवाल करते हो, जितने भी आपकी क्वेरीज होती हैं, उन्हें मैं देखकर अगले दिन सुधार की कोशिश करता हूं। तो आप लाइव चैट में भी चीजें लिखते रहें, लेकिन आपका स्कोर है वो जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वीडियो खत्म हो जाने के बाद में, वहां जाकर आप अपना स्कोर अवश्य बताएं, तो मुझे लगे कि किस स्तर से हमें क्वेश्चंस को लेना है और किस किस बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चों को 20 में से 10 मार्क्स आते हैं, कुछ के 16 आते हैं, कुछ के 20 में से 20 के भी आते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप, नौकरी लगने के बेहद करीब हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखें आप। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन, यहां कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें देखकर कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि ये कभी नहीं कभी कभी ये क्या है। तो ये किसी भी घटना के होने के स्ट्रॉन्ग, प्रबल से वीक की तरफ में गमन है ये। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या था। फर्स्ट में देखिए ऑप्शन को ट्रेस करेंगे, 5-5 सभी के पहले है, तो आपको ये समझ जाना था कि सबसे पहले हमेशा, जैसे किसी घटना के घटित होने का करें कि मैं हमेशा कोचिंग आता हूं, मैं हमेशा कोचिंग आता हूं, हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रोजाना आता हूं हमेशा। फिर उसके बाद हो गया कि सामान्यतः कोचिंग आता हूं, यानी मैं कभी कभार ही नहीं आता, बाकी सामान्यतः मैं रोजाना आता हूं। तो इससे थोड़ा सा दुर्बल है ये, उससे थोड़ी सी कम है आने की दर। फिर कह रहा है कि सामान्यतः के बाद में कौन सी कम होगी, फिर हो गया कभी कभी, कभी कभी दूसरे नंबर का कि मैं कभी कभी कोचिंग आता हूं, कभी कभी छोड़ छोड़ के आता हूं। फिर उसके बाद में जो हो गया यदा कदा, यानी कि बहुत दिनों के बाद में आता हूं, यदा कदा ही कोचिंग आता हूं। और फिर है कभी नहीं, सबसे वीक है कभी नहीं। तो आपका सही जवाब होता हमेशा आता हूं, सामान्यतः आता हूं, फिर होता कि मैं कभी कभी आता हूं, और फिर यदा कदा आता हूं, और कभी नहीं आता हूं। तो ये हो जाता आपका सही आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सार्थक ऑर्डर या मीनफुल ऑर्डर लगाने का क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिक एबिलिटी का क्वेश्चन है। इस प्रकार की चीजें भी आपसे बहुत पूछी हुई है। राजस्थान पुलिस में भी न्यूमेरिक एबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन, कभी हाथ मिलाने के, कभी ये डबल हो जाने का, आधा हो जाने का, तालाब का पानी डबल हो जाना, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट होते हैं कि सर राजस्थान पुलिस में मैथ्स आएगी क्या, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप कई चीजें सुन के भ्रमित हो जाते हैं कि मैथ आएगी कि नहीं आएगी। कुछ बेसिक बातें आ सकती हैं भाई, पहले भी राजस्थान पुलिस के सिलेबसों में कभी मैथ नहीं थी और लिख के नहीं दिया था उन्होंने, फिर भी इक्की दुक्की बात वो पूछता रहता है। तो जैसे जैसे टाइम मिले आपको छोटी मोटी मैथ्स की चीजों को भी देखें, छोटी मोटी देखें, ऐसे नहीं है कि डेप्थ में जाके आप उन चीजों को पूरा अध्ययन करने लग जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। एक टोकरी में फूल प्रत्येक 1 मिनट में दोगुने हो जाते हैं, प्रत्येक 1 मिनट में दोगुने हो जाते हैं। यानी इस समय मान लो कि 1 किलो फूल है, तो जस्ट 1 मिनट के बाद वो 2 किलो हो जाएंगे, फिर 1 मिनट के बाद 2 से 4 किलो हो जाएंगे, फिर 1 मिनट के बाद 4 से 8 हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाते हैं। फिर कह रहा है 60वें मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है। 60वें मिनट में टोकरी फुल भरी है, यानी एक टोकरी पूरी भरी हुई है, पूरी भरी है, एक टोकरी पूरी भरी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में डबल हुआ होगा। जस्ट इससे 1 मिनट पहले, जस्ट इससे 1 मिनट पूर्व वो टोकरी आधी रही होगी, आधी का ही तो डबल हुआ होगा, तो आप कहेंगे 1/2 रहा होगा, आधी कहते हैं इसे, आधी टोकरी रही होगी जस्ट 1 मिनट पहले। वो कह रहा है कितने मिनट बाद वह 1/16 भरी थी,
1/16 हिस्सा, 1/16 कब भरी थी? तो आप 1/16 तक पहुंचे, इसके 1 मिनट बैक और जाइए तो 58वें मिनट में वो आधे का आधा रही होगी, यानी 1/4 1/4 रही होगी। फिर इससे पिछली 1 मिनट में, 1 मिनट में डबल हुए होंगे तो 57वें मिनट में इसका और आधा रही होगी, आधे का आधा पीछे, तो 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। और इससे 1 मिनट पूर्व यानी 56वें मिनट में वो 1/16 थी, इससे पीछे 1/32 थी। तो आसान क्वेश्चन था, बता सकते थे 56वें मिनट में वो 1/16 हिस्सा भरी थी। तो ये इजी क्वेश्चन था न्यूमेरिक एबिलिटी का। तो 60वें में जब वो पूरी भरी थी, प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रत्येक 1 मिनट में दोगुने हो जाते हैं फूल। तो 60 में वो पूरी भरी थी तो डबल होके पूरी भरी होगी, तो उससे पहले आधी रही होगी, और कब रही होगी? 1 मिनट पहले। तो 59वें मिनट में आधी रही होगी टोकरी, तो आप कह सकते हैं 59वें मिनट में 1/2 रही होगी, 58वें मिनट में 1/4 रही होगी, और 57वें मिनट में 1/8, और 56वें में एटलीस्ट 1/16 जो आपसे पूछा है। तो 56 इसका सही जवाब होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ध्यान बनाए रखें, वीडियो पे कमेंट करते रहें, आप चैट में सिर्फ जवाब कमेंट करते रहें। चलिए, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है अल्फाबेट की। यदि ए से आगे बी समेत, बी भी इंक्लूडेड है, बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, एकांतर मतलब एक छोड़कर एक, एक एक के अंतर पर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, तो शेष अक्षरों को बड़े में लिखा जाता है बी समेत। बी से आगे मतलब बी समेत। तो प्रश्न क्या कह रहा है? छोटे अक्षरों में लिखा जाता है प्रत्येक बी समेत, तो बी को छोटा लिखेगा। प्रश्न ये कह रहा है बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। फिर सी को बड़े में लिखा जाएगा, डी को छोटा लिखा जाएगा, एकांतर क्रम में छोटे लिखा जाता है। प्रश्न को समझिए। फिर ई बड़ा आएगा, फिर एफ होगा वो छोटा आएगा, जी बड़ा होगा, एच छोटा आएगा, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा जेड तक। तो आप पूरी एबीसीडी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लिख भी सकते हैं एबीसीडी, लेकिन यहां एक कैपिटल में लिखना है, एक स्मॉल में लिखना है, एक छोटे केस में लिखना है, एक बड़े केस में लिखना है। तो यहां से क्या कह रहा था? तो वर्ष के उत्तरार्ध, ध्यान देना, उत्तरार्ध क्या होता है और पूर्वार्ध क्या होता है। कई बार इस प्रकार के वर्ड भी आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शन सेम थे। बाय द वे किसी पेपर में ऑप्शन अलग अलग हो तो आपको उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का भी ज्ञान होना चाहिए। किसी भी टाइम पीरियड के या किसी भी सीक्वेंस के आधे हिस्से को अर्धांश कहते हैं, आधे हिस्से को अर्धांश कहते हैं। जैसे एक वर्ष का अर्धांश लें तो पहले 6 महीने और बाद वाले 6 महीने, 12 महीनों के 6-6 महीने का आधा हो गया। तो वर्ष का जो अर्धांश होगा वो 6-6 महीने के 2 अर्धांश होंगे। कोई आपसे कहे अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश, तो आप कहेंगे 2 अर्धांश होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले 13 अक्षर और लास्ट के 13 अक्षर। और उसमें भी उत्तरार्ध क्या होता है? किसी भी क्रम का 2 हिस्से, आपने 2 हिस्से कर दिए बराबर, इसमें पहले वाले को प्रथम अर्धांश कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं, और दूसरे वाले को द्वितीय अर्धांश कहते हैं, द्वितीय अर्धांश। इनके जो नाम होते हैं इसको उत्तरार्ध कहते हैं, ये सेकंड वाले को उत्तरार्ध कहते हैं, और इसको पूर्वार्ध कहते हैं। ये पूर्वार्ध होता है, शुरुआत वाला पूर्वार्ध होता है, और ये उत्तरार्ध होता है, उत्तरा हिस्सा और पूर्वा हिस्सा। पहले वाले हिस्से को पूर्वा और बाद वाले हिस्से को उत्तरा कहते हैं। तो वर्ष का उत्तरार्ध होता है 6ठे महीने के बाद 7वां महीना, तो वर्ष का उत्तरार्ध होगा जुलाई। तो ये आपका जुलाई उत्तरार्ध होगा। लेकिन प्रश्न क्या कहना चाहता है कि इस केस में एकांतर में छोटे बड़े लिखें। तो अब यहां से गौर कीजिए, 1 नंबर का बड़ा है, 2 नंबर का छोटा है, 3 नंबर का बड़ा है, 4 नंबर का छोटा है। तो आप कह सकते हैं सम पोजीशन पर हैं, सम संख्या वाले क्रमांक हैं वो तो छोटे हैं, सम वाले तो छोटे हैं और विषम वाले बड़े हैं।
तो यहां से गौर कीजिए कि जे छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। ये 10 नंबर का है, जे आता है 10 नंबर की पोजीशन पे, तो 2 4 6 8 10, तो जे आएगा छोटा, तो जे आएगा आपके पास में स्मॉल, तो जे आ जाएगा स्मॉल आपके पास यहां नहीं है, इन 3 में जे स्मॉल है। फिर यू होता है, यू का जो रोल नंबर होता है 21वें नंबर पर आता है, टी के बाद T20 होता है, यू 21 होता है, तो यू 21, तो विषम संख्या वाला बड़ा आएगा, यू आपके बड़ा आने वाला है, तो यू बड़ा आएगा, ऑप्शन में भी दिख रहा होगा आपको। फिर एल, एल होता है 12वें नंबर की पोजीशन पे, 12 नंबर की पोजीशन, तो 2 4 6 जो सम क्रमांक हैं वो छोटे चल रहे हैं, तो 12 नंबर का क्रमांक होगा वो आपके छोटा आएगा, तो एल ले लेंगे। फिर वाई है वो 25 है 25, तो वाई आएगा बड़ा आपके, तो आपके पास में जे छोटा, वाई बड़ा, एल छोटा, वो यू बड़ा, एल छोटा और वाई बड़ा, तो आपका जो राइट आंसर होता वो डी ऑप्शन आपका राइट होता, क्योंकि वाई उसी में बड़ा दिख रहा है। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी समझ की जरूरत थी। ये आईएएस प्रीलिम्स 2019 में आया हुआ है, अल्फाबेट आपके भी सिलेबस में है, कुछ छोटे मोटे चेंज के साथ। ये कोई इतना डेप्थ का क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इसमें समझ लगानी थी, बहुत छोटी सी बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो वीडियो में बने रहें, फटाक से हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। पूरे 20 का आप सॉल्यूशन देखिएगा, पूरे टेस्ट पेपर को लगाइएगा। हो सकता है आपका मन करे कि 5-10 क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो लीव करने का, लेकिन जिन्हें नौकरी लगनी है उन्हें पढ़ाई में मन लगाए रखना होगा, क्योंकि पढ़ाई करने में हर किसी को मजा नहीं आता है। आप बनाएं, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें और प्रश्नों के साथ बिताएं। जब भी आप घर पे भी पढ़ते रहते हैं और आपको लगता है कि अब यार मेरा थोड़ा बदन दर्द कर रहा है और मुझे छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई को, वापस से आके पढ़ाई करूंगा, तो तभी भी आप कुछ 5-10 मिनट के लिए और बैठें। हमेशा ये आदत डालें कि जब भी मन करे आपका पढ़ाई से उठने का, वीडियो से रुकने का, तो आप 5-7 मिनट के लिए आदत डालें कि उसे और देखें, जिससे आपके जो स्टडी आवर होंगे वो इंक्रीज होंगे, धीरे धीरे आपके वो इंक्रीज होंगे। आपकी आदत में पढ़ना होगा। आप 10 मिनट बैठते हैं तो 15 मिनट बैठना सीख जाएंगे, 1 घंटे बैठते हैं तो 1 घंटे 10-15 मिनट बैठना सीख जाएंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन में एक सीरीज का क्वेश्चन है, आसान सीरीज है। आप वर्ग और घनों की सीरीज का यदि प्रैक्टिस कर रखा है तो इसे देखते ही लगा देंगे। देखिए 1 का घन होता है, 1 को 3 बार गुणा करने से 1 आता है, 2 को 3 बार गुणा करने से 8 आता है, 3 को 3 बार गुणा करने से 27 आता है, 4 को 3 बार गुणा करने से 64 आता है, 5 को 3 बार गुणा करने से 125 आता है, 6 को 3 बार गुणा करने से 216 आता है। तो ये जो यहां पर 1 का क्यूब 1 होता है, ये 8 होता है, ध्यान से देखिएगा, 27 होता है, ये 64 होता है, ये 125 होता है, ये 216 होता है, ये 343। इसको जब आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये घनों के आसपास के नंबर हैं, सभी जो क्रमागत घन है उसके आसपास के नंबर हैं। इस 1 में से 1 कम किया गया है और पहला टर्म है 0, 8 में से 2 कम किया गया है, 2 के क्यूब में से 2 कम करके प्राप्त किया गया है, 3 के क्यूब में से 3 कम करके प्राप्त किया गया है 24, 4 के क्यूब में से 4 कम किया गया है 60, 5 के क्यूब में से 5 कम किया गया है 120, 6 के में 6 कम किया गया है 210। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, अगला पद क्या होगा, तो 7 का क्यूब 343 में से 7 कम आएगा, 336 आपका राइट आंसर होता ए ऑप्शन। तो घनों के नजदीकी नंबर थे, 1 का घन उसमें से 1 कम, 2 का घन उसमें से 2 कम, 3 का घन उसमें से 3 कम, ऐसे करते करते 7वां पद चाहिए था। तो 7वें में 7 का क्यूब -7 हो जाएगा, तो 343 में से 7 कम करते तो 336 आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। बहुत छोटा सा एक कोडिंग का प्रश्न है, डायरेक्ट कोडिंग का। यदि लाल को नीला कहा जाए, वो एक कोड देता है कि लाल को कोड किया जाता है नीले से,
नारंगी को हरा कहा जाता है, सफेद को पीला कहा जाता है। ये उनकी भाषा के कोड हैं, यानी उनकी भाषा में सफेद को सफेद नहीं कहा जाता, सफेद उनको जो दिखेगा उसको वो पीला कहते हैं। अब उसने कहा है माणिक्य का रंग क्या होता है। माणिक, मोती, रूबी ये आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आप माणिक गूगल में जाकर बोलिएगा कि हमें माणिक की तस्वीर दिखाई जाए, तो गूगल आपको फटाक से बता देगा, कहीं देखने जाने की भी जरूरत नहीं है। पॉकेट इंटरनेट होता है आपके पास, आजकल के दौर में तो आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो माणिक जो होता है उसका एक्चुअल रंग लाल होता है, माणिक का एक्चुअल रंग तो लाल होता है, लेकिन लाल उत्तर नहीं लगाना है। एक्चुअल रंग नहीं, लाल को कहा क्या जाता है उसे उत्तर लगाइए। तो लाल को कहा जा रहा है नीला, ये देखना, तो लाल को आप कहेंगे नीला। तो माणिक का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है माणिक का रंग क्या होगा, वो इस भाषा में क्या होगा। तो लाल रंग को वो इस भाषा में नीला कॉल करते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ऐसी कोडिंग जब भी आपके पास में आए तो पहले आप ऊपर जो कोड है उन कोडों की स्थिति देख लें, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन होगा कि माणिक का रंग कैसा होगा, रक्त का रंग कैसा होगा। तो रक्त का रंग भी पूछता, तो रक्त का रंग एक्चुअल में तो लाल होता है, लेकिन ये उसको नीला कॉल करते। कई बार रक्त का रंग, कई बार घास का रंग, इस प्रकार से आपसे पूछे जाते रहे हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वें क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति जो x है, फिगर x है, उसके भागों में अंतर्निहित है, रूप में वो अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, रोटेट इज नॉट अलाउड, आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाली चीज कहां छुपी हुई है इसके अंदर, तो आप देखेंगे ABCD जहां भी देखेंगे तो उसे ध्यान से देखिए। ये वाली जो चीज है यहां देखिए, यहां थोड़ा सा यूं चाहिए आपको, ये वाली लाइन चाहिए, फिर ये वाली लाइन, ये थोड़ा सा उससे कम चाहिए, थोड़ा सा उससे कम चाहिए, ध्यान से देखिए उससे कम चाहिए, वरना यहां भी था, यहां भी सोच सकते हैं कि सर यहां भी था, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा कम चाहिए, इसके अलाइन से थोड़ा सा कम चाहिए, उधर चाहिए नीचे वाला। और ये देख लीजिए बहुत आसान था, तो आपका जो राइट आंसर होता बी होता। ऑप्शन में ऐसे ध्यान से देखें, गौर से देखें, ऑप्शन 2 ऑप्शन तो बिल्कुल इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। हो सकता है 2 ऑप्शनों में आप कंफ्यूजन क्रिएट करें, तो ऊपर नीचे वाली स्थिति भी देखें, इनकी बनावट भी देखें। ऊपर वाली बनावट थोड़ी सी बड़ी है, नीचे वाली थोड़ी यूं चपटी है, तो बनावट यूं भी हो सकती है, जैसे यहां भी कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं, देखेंगे तो इसकी बनावट आपको अलग अलग दिखेगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होता 10वें का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज है ये, ए बी फिर स्पेस है, फिर ACDAA, इस प्रकार से इनको पुट करके कोई ना कोई क्रम आपको ऑब्जर्व करना था कि इनमें कौन सा क्रम है। थोड़ा बहुत आगे भी नजर दौड़ाएंगे तो भी आप इसे भर के देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा 4-4 के, 5-5 के, 6-6 के सेटों में कि कुछ ना कुछ क्रम फॉलो हो रहा हो। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आगे से भी लगा सकते हैं। यहां से दिख रहा है ACDAA, फिर BAA, ऐसे कुछ दिख रहा है। आगे भी देखें तो D के बाद ABAC कुछ ऐसे दिख रहा है, ABAC। तो आप ये कर सकते हैं ABAACD, ये आपने यहां पर A फिल करा है, तो स्टार्टिंग में A फिल करना था। ये ऑप्शन ये 3 में आपको A दिख रहा है, तो ACD, यहां से ये बना ABAACD। फिर उसके आगे देखिए D के बाद में क्या है, ABAACDA, फिर A और है, A इसके साथ शामिल और होगा। फिर यहां पे देखिए, यहां पे आपने A पुट करा, यहां पे आपने B पुट करा, यहां पे आपने AACD, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए कैसे प्रश्न में क्या क्रम चल रहा है, ABAACD, फिर चल रहा है, ये नहीं, यहां है A, फिर चल रहा है ABAACDA,
फिर चल रहा है ABAA, दिख गया होगा ABAACDA, तक चल रहा है। यहां है इसका, यहां से तो पहले वाले 6 और 7 पे जाके तो ABAACDA, फिर चल रहा है ABAACDA, फिर चल रहा है ABAACDA, फिर यहां से चल रहा है ABAACDA। तो आपका जो राइट आंसर होता, डी ऑप्शन राइट आंसर होता। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ आगे की चीजों को देखेंगे, कुछ पीछे की को देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। ऑप्शन को पुट कर करके आपको चेक करना पड़ेगा, 2-2 के सेट में, 4-4 के सेट में, 3-3 के सेट में इनके। तो ये था वो 7 पे जाके सेट कंप्लीट हो रहा था, 7 लेटर 7 अक्षरों की सीरीज एक सेट बना रही थी, तो वहां सेट था ABAACDA। तो ABAACDA चेक कीजिएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लगा पाए होंगे, कमेंट कर दीजिए इसका जवाब। तो दिख ही रहा होगा आपको कि यहां क्या हो रहा है, ये 7 इन दोनों के बीच में जा रहा है, इनके क्रम पलटे हैं। सिर्फ जो विशेष विधि यहां पर लगाई है वो ये लगाई है रीजनिंग में। गुणा दिख रहा है, गुणा नहीं करना था उसने, जो इसके इंटरनल हिडन अप्रोच क्या लगाई, इसके क्रम से रिलेटेड था। ये तो बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती है बात 5-7 सेकंड में। फिर यहां देखिए 53 के बीच में 8 चला जाएगा, शुरुआती पद अगले दोनों पदों के बीच में चला जाता है, तो 9 यहां पर बीच में चला जाएगा, 1 और 2 के बीच में 9 चला जाएगा, यानी कि 192 हो जाएगा। बहुत आसान था, क्रम देख पाए होंगे यहां से, और कर सकते हैं उसे। इसी क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसे। तो इस प्रकार के क्रम वाले क्वेश्चंस को भी आप कर दें। मैथमेटिकल ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, हिडन अप्रोच आप फाइंड करें। 13वां क्वेश्चन पंक्ति क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है, आगे से एक पंक्ति में 10वें स्थान पर रीता खड़ी है, और शीतल पीछे से 25वें स्थान पे खड़ी है। पीछे की साइड से शीतल खड़ी है 25वें स्थान पर, तारा है इन दोनों के बीच में खड़ी है, मिड में तारा खड़ी है इनके बीच में। यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति हो, टोटल व्यक्ति हैं 50, तो ध्यान दीजिए यहां पर ये पूरी पंक्ति है, इस पूरी पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 50 व्यक्ति हैं। अब प्रश्न की सुनिए, एक तरफ मैं आगे मान लेता हूं, इस हिस्से को आगे वाला हिस्सा मान लेता हूं, इसको पीछे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी आगे मान सकते हैं, इसको पीछे। प्रश्न क्या कह रहा है सुनिए, 50 के दायरे में रखना है इसे, 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 50 हैं। प्रश्न में कहा है रीता आगे से 10वें स्थान पर है, आगे से रीता को कहीं ना कहीं यहां पर खड़ा करें, R से डिनोट कर दिया है, और ये 10वें स्थान पर है, यानी कि इधर 40 कैंडिडेट और बच गए, उसकी 40 के अंडर रैंकिंग आएगी तो वो उसी तरफ रहेगी। शीतल पीछे से 25, पीछे से 25, तो क्या ये इसको क्रॉस करेगी, क्या नहीं, इसके आगे नहीं रहेगी। उधर इसके 40 है, टोटल 50 है, तो 40 व्यक्ति हैं, तो वो इससे दूर ही रहेगी। तो यहां पर शीतल को खड़ा कर दिया S, शीतल का क्रमांक है पीछे से 25वें स्थान पर, 25वां स्थान है शीतल का। और प्रश्न आगे क्या कह रहा है, अब 50 कैंडिडेट हैं, तो आपको ये पता लग गया होगा 10 कैंडिडेट यहां तक रीता तक हो गए, 25 कैंडिडेट शीतल तक हो गए, तो आप कहेंगे सर 25 और 10 35 कैंडिडेट इस पे खड़े हो चुके हैं। इनके जो बीच में है वो 15 सदस्य और हैं, इनके बीच में केवल 15 सदस्य या 15 छात्र और हैं या छात्राएं हैं, 15 बीच में हैं। तो वो कह रहा है तारा इन दोनों के बीचों के स्थान पर खड़ी है, बिल्कुल बीच में। तो 15 का बीच क्या होता है, 15 सदस्य बीच में खड़े हों तो एक सदस्य तो वो बीच में खड़ा होगा, जो तारा है वो तो बीच में खड़ी होगी, 7 इसके दाएं होंगे, 7 इसके बाएं होंगे। तो तारा का जो स्थान है इनके मिड में है, 7 कैंडिडेट इधर हैं और 7 कैंडिडेट इधर हैं, मतलब यहां से 8वां स्थान। यही आपसे पूछा है तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी होगी, तो आगे से किस स्थान पर खड़ी है तारा, ध्यान से देखना इधर कि यहां से आगे से गिनेंगे तो 10 तो यहां तक है, 7 ये बीच वाले और 8वां ये है। तो तारा का जो स्थान नया होगा वो यहां से 10 और 8 18वें नंबर का स्थान तारा का हो जाएगा, क्योंकि 10वें पर तो रीता खड़ी है,
10 के आगे 7 कैंडिडेट और फिर तारा, तो जो उसकी रैंक आएगी, जो उसका क्रमांक आएगा वो आएगा 18वां। तो यहां से आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको एक एक चीजों को देखना था। इसमें टोटल 50 कैंडिडेट थे, 50 के दायरे में ही आपको सदस्यों को बिठाना था। एक हिस्से को आगे का मानते, एक हिस्से को पीछे का मानते। फिर कह रहा था कि जो रीता है आगे से 10वें स्थान रखती है और शीतल है वो पीछे से 25, यानी 35 कैंडिडेट तो साइडों में खड़े हो चुके हैं और बचे हुए 15 जो 50 में से बच गए उनके बीचों बीच तारा है। तो 15 का बीच होता है 8वां व्यक्ति, 15 का बीच होता है 8वां। विषम संख्या में कहीं भी कैंडिडेट खड़े हों, एक जोड़ के 2 का भाग दें, वो कैंडिडेट उनका बीच आता है। तो 15 का बीच होगा 8वां कैंडिडेट, यानी 7 इसके इधर और 7 इसके इधर। 8वां कैंडिडेट तारा है इन दोनों के बीच में। तो आगे से पूछे तो 10 में 8 जोड़ दें, पीछे से पूछे तो 27 में 8 जोड़ दें। तो आगे से उसका 18वां नंबर है, आगे से कैंडिडेट तारा है वो 18वीं है, और पीछे से पूछता तो 25 + 8 करते तो वो 33वां कैंडिडेट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि 14वां क्वेश्चन। छोटी सी बात है, कैसे होता है ये तो आसान सी बात है। अपराध का फैसला जैसे न्यायालय में होता है, अपराध जैसे न्यायालय से संबंधित है, वैसे डिजीज यानी कि रोग किससे संबंधित है। तो आप कह सकते हैं अपराध का फैसला न्यायालय में होता है तो रोग का जो निवारण होता है, रोग का निवारण अस्पताल में होता है। सी ऑप्शन। यहां कंफ्यूजन नहीं हो जाए कुछ लोग, डॉक्टर, दवा या उपचार भी उत्तर में लगा सकते हैं। हॉस्पिटल, अपराध का फैसला न्यायालय में होता है, उस प्रकार से रोग का निवारण अस्पताल में होगा। जो इसका संबंध रहा होगा वो रोग, सही उत्तर होता हॉस्पिटल, अस्पताल, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन एक दिशा का छोटा सा क्वेश्चन है। 4 रास्ते हैं, एक चौराहा है, ध्यान से देखने का। ये 4 रास्ते हैं आपके पास। आप दक्षिण की ओर से आते हैं, नीचे की ओर दक्षिण होती है, नीचे दक्षिण होती है, ऊपर की साइड में उत्तर होती है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होती है और इधर पश्चिम होती है। आप दक्षिण की ओर से आए हैं, नीचे की तरफ से आए हैं, तो दक्षिण की ओर से आप आए हैं, नीचे की तरफ से। दाहिनी ओर का मार्ग, दाहिनी ओर होता है, यदि आप इसके सामने घड़ी के साइज में घूमेंगे वो दाहिनी ओर होता है, और घड़ी के अपोजिट घूमेंगे वो बाईनी ओर होता है। तो दायां होगा ऐसे, तो दाहिनी ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाएगा। ये नीचे से आके दाहिनी ओर जाएगा, दाहिनी ओर जाएगा तो कॉफी हाउस से दूर ले जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कॉफी हाउस इधर है, कॉफी हाउस का रास्ता ये है, क्योंकि इस रास्ते पे कॉफी हाउस पड़ता है, उधर जाने पर उससे दूर ले जाएगा। फिर कह रहा है सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर जाता है, केवल कॉलेज, केवल कॉलेज की तरफ जाता है। सामने वाला रास्ता है वो केवल कॉलेज, यानी उसके अलावा किधर भी नहीं जाता है। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए मंदिर किस ओर है। तो आपको मंदिर किस ओर है, तो मंदिर हो गया पूर्व की ओर। एक ही रास्ता बच गया, जिधर से आप आए हैं उधर तो मंदिर हो नहीं सकता, इधर कॉफी हाउस है, वो कॉलेज की ओर जाता है, तो मंदिर किस दिशा में बच गया, तो पूर्व दिशा की ओर मंदिर है। आप पूर्व की ओर जाएंगे तो मंदिर में जाएंगे। बहुत छोटी बात है, दिशा की आसानी से समझ पाए होंगे। बहुत सारे लोग सही जवाब देते हैं ऐसे क्वेश्चनों का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग 20 आउट ऑफ 20 भी करते हैं। 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक अच्छा स्कोर होता है। आप तैयारी कर रहे हैं तो और उसको धीरे धीरे बढ़ा दें। जरूरी नहीं है कि आप 20 में से 20 लगाएं तो भी नौकरी लगे। आप 20 में से 5 भी कर रहे हैं अभी, और आपने अपनी तैयारी को बिल्कुल सही तरीके से अरेंज कर लिया, रोजाना थोड़ी थोड़ी चीजों को आप देखने लग गए, तो आप यकीन मानिए आप भी कांस्टेबल बनेंगे। आप भी पटवारी बनने का सपना पाल रखा है, वो पूरा हो सकता है। 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन था। देखिए है ये इजी, लेकिन कई बार आप इसमें सोचने में गलती कर बैठते हैं। क्या कह रहा है, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं, टोटल 15 हैं एक समूह में, 15 तो कुल हैं। इनमें से 7 फ्रेंच बोलते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं और 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। फ्रेंच और अंग्रेजी 2 कैटेगरी की भाषा पढ़ने वाले हैं, जबकि 3 दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। ध्यान दीजिए, 3 कैंडिडेट यानी 15 में से भाषा पढ़ने वाले
3 भाषा ही नहीं पढ़ सकते, भाषा नहीं पढ़ने वाले हैं 3। तो आप ये कहें कि सर पढ़ने वाले कितने हैं, तो 12 पढ़ सकते हैं, 12 तो पढ़ सकते हैं और 3 इनमें से नहीं पढ़ सकते। प्रश्न की लैंग्वेज को गौर से देखिएगा, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। 15 व्यक्तियों का समूह है, 3 व्यक्ति भाषा नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब 12 पढ़ सकते हैं। पढ़ने वालों में भी 2 कैटेगरी बताई हैं, कुछ फ्रेंच पढ़ सकते हैं और कुछ इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंच कितने पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे सर 7 व्यक्ति फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 व्यक्ति इंग्लिश पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, 7 और 8 तो 15 हो गए, पढ़ने वाले तो 12 ही थे। तो आप ये कह सकते हैं कि सर कुछ आदमी फ्रेंच भी पढ़ते होंगे और इंग्लिश दोनों पढ़ते होंगे, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों भाषा पढ़ते होंगे। तो वो पढ़ते कितना होंगे, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो वो 15 होगा, और 15 12 पढ़ने वाले हैं, तो ये 3 ज्यादा जा रहा है। तो 3 कैंडिडेट दोनों भाषाओं को पढ़ते होंगे, दोनों भाषाएं पढ़ पाते होंगे, यानी कि फ्रेंच 7 और इंग्लिश 8, तो 7 और 8 को जोड़ते तो ये 15 होता। लेकिन पढ़ने वाले तो 12 ही थे, ये 3 आदमी एक्स्ट्रा कैसे हुए। 3 आदमी ऐसे थे जो फ्रेंच की तरफ भी काउंट होते थे और इंग्लिश की ओर भी काउंट होते थे, यानी कि एक ही व्यक्ति दोनों भाषाओं को भी पढ़ पाता था। ऐसे 3 व्यक्ति हैं इसके अंदर। अब आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, अभी प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। कितने व्यक्ति यथार्थ एक भाषा पढ़ सकते हैं, मात्र एक भाषा पढ़ने वाले व्यक्ति पूछे हैं। तो फ्रेंच पढ़ने वाले 7 हैं, इनमें से 3 आदमी तो ऐसे हैं जो दोनों तरफ हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो केवल फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर 4 ही व्यक्ति हैं। 7 आदमी फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 3 आदमी दोनों पढ़ सकते हैं, मतलब 4 आदमी अकेले फ्रेंच पढ़ सकते हैं। कोई कहे कि केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 कैंडिडेट बचेंगे, और टोटल एक भाषा पढ़ने वाले टोटल पूछा था, तो आपका आंसर हो जाता 9। थोड़ा सा ध्यान देने का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दबाजी में नहीं कर सकते। थोड़ा आसान क्वेश्चन है ये, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसके स्टेप हैं 15 टोटल थे, 3 कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं, मतलब 12 इनमें से पढ़ते होंगे। 12 जो पढ़ते हैं उनमें से भी 7 तो फ्रेंच पढ़ते हैं और 8 इंग्लिश पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ 7 और 8 15 होता है, तो वो 12 से ज्यादा टोटल जा रहा है। तो कुछ व्यक्ति 2 बार गिने गए हैं, तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों तरफ गिने गए हैं, यानी वो फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं और वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो केवल फ्रेंच पढ़ने वाले आएंगे, और 8 में से 3 घटाएंगे तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले आएंगे। तो केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 5 व्यक्ति हैं और केवल फ्रेंच पढ़ने वाले 4 व्यक्ति हैं। 5 और 4 9, केवल एक भाषा मतलब कोई सी भाषा का नाम नहीं दिया है, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे से वो इंग्लिश हो, तो दोनों को मैंने काउंट करके 9 आपका सही जवाब होता। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं 3-4, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। ये भी एक एनालॉजी का एक छोटा सा क्वेश्चन था। संबंध दे रखा है कि इसका संबंध इससे है तो इसका किससे होगा। ध्यान से देखिए, इसका और इसमें एक तो ये बाहरी जो गोला है वो एक्स्ट्रा आया है, बाकी जो 3 शेप हैं वो है। ये शेप का दर्पण प्रतिबिंब है। यूं देखिए, इसकी जो चोंच ऊपर है, इसकी चोंच नीचे हो गई है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे हो गया है, नीचे वाली जो चोंच है वो ऊपर हो गई है ट्रायंगल की, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे हो गई है। बाकी दायां बायां अनचेंज है। एक गोला बाहर से अलग से एक्स्ट्रा गोला भी आता है। तो यहां देखिए, जो इनका नीचे चोंच है वो ऊपर की ओर हो जाएगी, तो ऊपर की ओर चोंच हो रखी है सभी की, ये तो सही बात है। एक गोला एक्स्ट्रा आएगा तो इसके एक गोला और आएगा, सभी के गोला भी आ रहा है। यहां जो चीज आएगी एक गोला एक्स्ट्रा आएगा उस पर, तो गोला सभी के आ रहा है। अब देखिए, जो ये नीचे हो रखा है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर वाली चीज है अंदर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर हो गया है और ये इसका नीचे वाला हिस्सा हो गया है। इसमें तो ट्रायंगल आ रहा है बीच में, तो ए बी और डी तो आता ही नहीं, बीच में ट्रायंगल हो गया है। ट्रायंगल नहीं है, पंचभुज है, तो अंदर इनमें त्रिभुज आ रहा है। 2 ऑप्शनों में पंचभुज आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसका नीचे मुंह होना चाहिए, क्योंकि इसका मुंह ऊपर था। जो अंदर वाले का नीचे मुंह होता है,
तो बाहर वाले का ऊपर होता है, बाहर वाले का ऊपर है तो अंदर वाले का नीचे हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होता वो ए ऑप्शन आपका राइट होता। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए। ये एक छोटा सा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पटवारी 2016 प्री में पूछा गया था। औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इस कथन को आप 100% सत्य माने और उससे रिलेटेड निष्कर्ष लगाएं। उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उक्त कथन से निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है, तो यहां मंदी का ऊपर कोई भी जिक्र नहीं है कि मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है, यह भी कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है, यह भी नहीं है। ऊपर वाला जो कथन है वो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में बेरोजगारों की समस्या नगण्य है। यहां कह रहा है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उद्योग संपन्न जो देश हैं वहां रोजगार बढ़ते हैं, औद्योगिक विकास से रोजगार बढ़ते हैं। तो जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश हैं वहां बेरोजगारी की समस्या कम होगी। इससे आप ये निष्कर्ष लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब होता। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं फटाक से। 19वां है, अल्फाबेट का एक रिलेशन है छोटा सा, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यहां से ए है वो 1 नंबर होता है, एफ 6 नंबर होता है, आई 9 नंबर होता है, एम 13। कैसे रिलेट हो रहा था? 169 का जो रूट होता है वो 13 का स्क्वायर जो होता है 169, तो 169 का रूट करेंगे तो 13 आता है। वैसे ही ADDL 144 होता है वो 12 का स्क्वायर, तो 144 का रूट करने से 12 है, और 12 का मतलब L। जो इनकी नंबर पोजीशनिंग आप याद रखें कि A कितनी क्रमांक पर आता है, B 2 पर आता है, ऐसे तो A 1 पर आता है, B 2 पर और A 1 पर। तो तीसरी जो बात थी जो पर्सन ने पूछी है वो ये है 121, 121 का रूट करेंगे तो ये 11 प्राप्त होगा, यानी 11 का स्क्वायर 121 आता है, तो 11 गुणा 11 का रूट करेंगे तो 11 आएगा। और 11वां अक्षर क्या होता है अल्फाबेट में? 11वां अक्षर के होता है, तो इसका सही जवाब जो होता वो के होता। देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। यदि इनकी रैंकिंग आपको याद थी कि ए कौन से नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर, तो 169 और उसे रिलेट कर पाए होंगे एम 13 से। एम 13 पे आता है ADD यानी 144, तो 144। एल को रिलेट कर पाए होंगे 12 है, 144 और 12 का कैसा संबंध है कर पाए होंगे। चलिए तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आज का और वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करके जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से शेयर कीजिएगा। इनकी जो PDF है वो आप आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पे यदि आप ज्वाइन नहीं है तो वहां से ज्वाइन हो जाइए, PDF को तलाशिए और पुराने टेस्ट पेपर भी आपने नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जैसे समय मिले वैसे वैसे उनको आप दे लें। और आप अपने सुझाव और कमेंट मुझे लिख के जाएं जिससे कि आगे की वीडियो में उन्हें कुछ सुधार के साथ शामिल किया जा सके। ये था आपके पास दर्पण, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। जब भी दर्पण को दाईं ओर रखा जाएगा, दाईं ओर रखा जाएगा, इस साइड में रखा जाएगा तो दाईं चीज बाएं दिखेगी, बाईं चीज दाएं दिखेगी, ऊपर और नीचे की दिशा बिल्कुल नहीं बदलेगी। जब भी दर्पण दाएं और बाएं लगाया जाए तो ऊपर और नीचे की दिशा नहीं बदलेगी, सिर्फ दायां हिस्सा बाएं, यानी जो 4 लास्ट में दिख रहा है वो शुरुआत में दिखेगा पलट के, तो 4 को आप पलट के लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और वो पहले, दूसरे और चौथे ऑप्शन में दिख रहा है ये नीचे की ओर पलट गया, सी गलत हो गया, ये तो जल की तरह पलट गया तो ये गलत हो गया, तो सी ऑप्शन यहां से हट गया था। फिर उसके बाद में 2 आएगा पलटा हुआ, तो यहां से 2 आपको ऐसे पलटा हुआ नजर आता, फिर 4 पलटा हुआ नजर आएगा, 4 को देखेंगे तो 4 ऐसे पलटा हुआ नजर आएगा। तो आपको यहां से देखिए इन तीनों ही विकल्पों में ये चीज सेम है। आगे भी देखेंगे 5 भी है, वो भी तीनों विकल्पों में सेम है। इस बात को गौर करें कि ये चारों चीजें 3 विकल्पों में सेम हैं, तो यहां से जो 5 आएगा
वो यूं पलटा हुआ आएगा। 6 को देखिए, 6 यूं पलटेगा। 6 होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, तो 6 यहां पर कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहां से एक विकल्प और गायब हो गया, ये देखो 9 की तरह नहीं दिखेगा, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। उससे आगे देखिए, लास्ट वाला जो 7 है वो कैसे दिखेगा। 7 इधर मेरी तरफ मुंह कर रखा है, ये मुंह करेगा उधर दाईं ओर, तो इसका मुंह हो जाएगा दाईं ओर 7 का। तो 7 यहां देखिए ये गलत था, नीचे की ओर नहीं होगा, दाईं ओर इसका मुंह होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। जल दर्पण भी परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस वालों के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखें। तो ये थे आपके 20 IMP क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, आपकी तैयारी में ये हेल्प कर रहा होगा। तो यदि आपको कुछ भी चीजें इनमें अच्छी लग रही हैं, हमारा वर्क पसंद आ रहा है, तो इसे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। शेयर करने के आपके कोई भी पैसे या खर्चा नहीं लगता है। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसू जी के ट्रिक पर जोड़ें, जिससे कि हम आपके पास में बहुत सारी क्लासें प्लान कर सकें, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि आपका नौकरी लगने का सपना पूरा हो सके। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।